इजिप्ट दुनिया की पहली बड़ी सुपर पावर फिरऔन के समय। इसी इजिप्ट के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले ही बताया था कि तुम मुसलमान जरूर एक दिन इजिप्ट को फतह करोगे, लेकिन याद रखना जब तुम इजिप्ट को फतह करोगे वहां के आम लोगों के साथ नेकी से पेश आना कि वो तुम्हारे रिश्तेदार हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों ने उमर बिन खत्ताब के लीडरशिप ने रोमन और पर्शियन एम्पायर को हराकर उनसे ये सारे इलाके फतह कर लिए। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने ये सारे इलाके फतह कर लिए, अचानक यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला हुआ। इन नए इलाकों में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी ताउन हर तरफ फैल गई, जिससे मुसलमानों की स्पीड तो खत्म हो ही गई, लेकिन इस बीमारी से मुसलमानों के सारे बड़े जनरल शहीद हो गए और नए जनरल को चांस मिला कि वो आगे आकर मुसलमानों को लीड कर सके। तो अब इन बड़े जनरल्स की शहीद होने की वजह से हजरत उमर ने इन नए इलाकों में नए जनरल्स लगाए और यहाँ पर मुसलमानों की आर्मी चीफ अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया। अमर बिन आस को आर्मी चीफ बनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी खत्म हो गई। और जब हजरत उमर को मदीना में जब इसका पता चला, हालात को कंट्रोल करने के लिए मदीना से मुसलमानों के फौज के तरफ गए। ऑफ कोर्स जाने से पहले मदीना और पूरे अरब का कंट्रोल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले कर दिया। मतलब अगर हजरत उमर को इस सफर में कुछ हो जाता तो ऑटोमेटिक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इस पूरी एम्पायर के नए खलीफा बन जाते। जैसे ही हजरत उमर सीरिया पहुंचे तो उनकी मुलाकात नए आर्मी चीफ अमर बिन आस से हुई और उन्होंने खलीफा उमर के सामने एक नया जबरदस्त प्लान रखा। अब हमें रुकने के बजाय एक नई दुनिया की तरफ जाना चाहिए। इजिप्ट और वेट इजिप्ट ही क्यों, मुसलमान तो रोम एम्पायर की कैपिटल की तरफ भी जा सकते थे, क्योंकि इजिप्ट कोई आम इलाका नहीं था और पिछले हजारों सालों से इजिप्ट दुनिया के सबसे रिच इलाकों में से एक था, जिसकी ताकत को कुरान में भी बार बार एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन आखिर इजिप्ट इतना पावरफुल बना कैसे? आज से 5000 साल पहले दुनिया के हालात कुछ ऐसे थे कि दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज सिर्फ एक ही थी, पानी। और जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा पानी होता था वही पूरी दुनिया पर राज करता था। एंड ऑफ कोर्स उस जमाने से लेकर आज तक दुनिया की सबसे बड़ी रिवर इजिप्ट में ही थी, नाइल रिवर। और आहिस्ता आहिस्ता इसी दरिया के पानी के ताकत की वजह से पूरी दुनिया से लोग इजिप्ट में आकर आबाद होने लगे, जिसके वजह से इजिप्ट दुनिया का सबसे ताकतवर इलाका बन गया और वहां के लोग दुनिया के सबसे रिच लोग बने। और इन्हीं में से एक आदमी खड़ा हुआ, किंग नॉर्मर, जिसने पूरी इजिप्ट को यूनाइटेड करके वहां पे दुनिया की सबसे पहले बादशाहत बनाई। ये तो 5000 साल पहले की कहानियां हैं, तो आज हमें इन सब का कैसे पता? इन दो टैबलेट्स को गौर से देखें। आज तक आप लोगों ने जितनी भी इजिप्शियन राइटिंग देखी हो, उन सब में से दुनिया के सबसे पुरानी इजिप्शियन राइटिंग यही दो टैबलेट्स हैं, जिनमें किंग नॉर्मर को क्लियरली देखा जा सकता है। आहिस्ता आहिस्ता यही इजिप्शियन एम्पायर ताकतवर होती गई। अगले 1000 सालों तक इजिप्ट ही पूरी दुनिया पर राज करता रहा। 1000 साल तक दुनिया के सुपर पावर रहने के बाद अब इजिप्शियन फिरौनों को ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि उनसे बड़ा इस पूरी यूनिवर्स में कोई भी नहीं। जिसके बाद उन्होंने एक ऐसा दावा किया जो उनसे पहले किसी ने भी नहीं किया था। इजिप्ट के फिरौनों ने अपने आप को बादशाह नहीं बल्कि खुदा कहा और उन फिरौनों ने इजिप्ट में एक ऐसा रिलीजन बनाया, फिरौन तो दुनिया में खुदा है और तुम अवाम सिर्फ और सिर्फ तभी जन्नत में जा सकते हो जब तक अपने खुदा फिरौन के गुलाम रहो, ताकि कभी भी इजिप्ट के लोग फिरौन के खिलाफ बगावत न कर सके। तो अब पूरा इजिप्ट फिरौनों की इबादत करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता इन फिरौनों के रिलीजन में भी कुछ चेंजेस आने लगे। आखिर यहाँ पर एक अजीब कॉन्सेप्ट सामने आया कि हर फिरौन खुदा नहीं है, बल्कि सिर्फ वही फिरौन खुदा रहेगा जिसका जिस्म मरने के बाद भी हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक ठाक रहे। अब इन फिरौनों की आपस में एक रेस स्टार्ट हुई कि कौन अपने जिस्म को हमेशा के लिए सेफ रख सकता है। अब फिरौन अपने जिस्मों के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगे, जिससे दुनिया में पहली बार ममीज का कॉन्सेप्ट सामने आया। अब जैसे ही कोई फिरौन मरता था तो उस जमाने के सर्जन सबसे पहले फिरौन के जिस्म से सारा खून निकाल लेते थे और उसके बाद उस फिरौन के नाक में एक कुंडा
एक हुक डालकर उसके दिमाग को उसके नाक से बाहर खींच लेते थे, जिसके बाद उसके जिस्म से सारे ऑर्गन्स, जिगर, गुर्दे, फेफड़े सब निकाल लिए जाते थे, लेकिन सिर्फ दिल को सिर्फ एक जार में रख दिया जाता था। जिसके बाद इस फिरऔन के खाली जिस्म को 40 दिनों के लिए पानी में रख दिया जाता था। इस पानी में एक स्पेशल नमक मिक्स किया जाता था। 40 दिन के बाद फिरऔन के उस खाली जिस्म को पानी से निकालकर रेत से भर दिया जाता था, ये सही शेप में रहे, और फिर फाइनली उस जिस्म पर तेल और हल्दी लगाकर उसके जिस्म पर हमेशा के लिए व्हाइट पट्टियां बांध दी जाती थी, और फिर उसे एक बहुत ही महंगे ताबूत में बंद कर दिया जाता था। इस ताबूत में फिरऔन के जिस्म के साथ साथ खाने पीने की चीजें, बहुत सारा सोना और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज उसका दिल उसके साथ दफना दिया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता मरने के बाद हर फिरऔन अपनी मम्मी बनाने लगा, और ये बिल्कुल आम सी बात बन गई। तो अब ये मरने के बाद खुदा बनने की ये रेस मम्मी से आगे निकल गई, और आने वाले नए फिरऔन सिर्फ मम्मीज ही नहीं बल्कि मम्मीज के ऊपर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने लगे, जो पहले तो नॉर्मल्स बिल्डिंग्स और टेम्पल्स थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्डिंग्स बड़ी होती गई। और इसी तरह दुनिया में पहली बार पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट सामने आया। तो अब जो भी मरता था तो अपनी मम्मीज के ऊपर एक से बढ़कर एक पिरामिड बनाने लगे। हर फिरऔन ये चाहता था कि पिछले फिरऔन से भी बड़ा पिरामिड हो, और आहिस्ता आहिस्ता ये पिरामिड इतने बड़े हो गए कि आखिर एक फिरऔन खुफू ने आज से 4000 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड बनाया, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। जब ये पिरामिड बनाया गया तब ये उस जमाने दुनिया की सबसे बड़ी पिरामिड थी। अगले 3500 सालों तक दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का टाइटल इसी पिरामिड के पास था, लेकिन 3500 साल बाद इस पिरामिड का रिकॉर्ड इस चर्च ने तोड़ दिया। लेकिन ये चर्च भी ज्यादा अरसा तक अपनी जगह पर खड़ा नहीं रहा, और इसके गिरते ही पिरामिड दोबारा से दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी। लेकिन आने वाले वक्तों में आईफिल टावर और बाकी बिल्डिंग्स पिरामिड का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, और नाउ दैट जिसकी हाइट तो सबसे ज्यादा है। अगर वजन के हिसाब से 12 बुर्ज खलीफा को मिला दिया जाए तब भी ये एक पिरामिड ज्यादा भारी है। ये पिरामिड इतना बड़ा है कि पिरामिड के अंदर 2000 से भी ज्यादा बड़ी बड़ी ट्रक आसानी से पार की जा सकती है। नाउ सारे फिरऔन ये पिरामिड तो बना ही रहे थे, लेकिन पिरामिड को बनाते हुए उन्हें इस बात का पता नहीं चला कि उनको बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था। इसलिए ये पिरामिड दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है, और इस पिरामिड के बाद आने वाले पिरामिड का साइज छोटा होने लगा। सिर्फ पिरामिड ही नहीं, इन पिरामिड की वजह से पूरी इजिप्ट की इकोनॉमी कमजोर होने लगी, और हजारों सालों में पहली दफा ऐसा लग रहा था कि इजिप्ट अपनी सुपर पावर खोने का टाइटल खो देगा। जैसे ही इजिप्ट की इकोनॉमी कमजोर हुई, ये एग्जैक्टली वही टाइम था जब मिस्र के बाजार में छोटा सा बच्चा गुलाम बनाकर बेचा जा रहा था। लेकिन ये बच्चा बाकी बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट था, उस जैसा खूबसूरत वहाँ पर कोई भी नहीं था, जिसके वजह से इस बच्चे को मिस्र के एक बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर ने एडॉप्ट कर लिया। फिर आगे जाकर यही गुलाम बच्चा यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरे इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बने। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के साथ मिलकर इजिप्ट की पूरी इकोनॉमी को चेंज कर दिया, और वो इजिप्ट इससे पहले बिल्कुल टूटने वाला था, उसे एक सुपर पावर बनाया। लेकिन उनके वफात के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के औलाद बनी इसराइल यही इजिप्ट में रहने लगे, और कुछ ही अरसे में इजिप्ट के सबसे पावरफुल लोग बन गए। और जैसे ही बनी इसराइल अपनी ताकत के पीक तक पहुंचे, अचानक इजिप्ट के दो बड़ी ताकतों का बहुत बड़ी जंग शुरू हुई, जिसमें एक नए फिरौन ने आकर पुराने खानदान को खत्म कर दिया और इजिप्ट में एक नई बादशाहत बनाई। उस नए फिरौन ने इजिप्ट के सारे रूल्स तोड़कर एक नया निजाम बनाया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स ये था, आज के बाद बाहर से आए हुए लोगों को इजिप्ट में बिल्कुल भी बादशाहत नहीं दी जाएगी। जिसके बाद ऑफ कोर्स बनी इसराइल पर इजिप्ट में बहुत सख्त जुल्म किया जाने लगा। अब इजिप्ट के सारे बनी इसराइल को नए फिरौन ने आते ही बनी इसराइल के सारे कारोबार बंद कर दिए और उन्हें अपना गुलाम बना दिया। इसी तरह अगले 400 सालों तक बनी इसराइल इजिप्ट के लोगों का गुलाम रहे। इन 400 सालों में बनी इसराइल के दिलों में एक ही उम्मीद थी कि एक दिन जरूर उनका एक पैगंबर आएगा
जो उन्हें इस सख्त गुलामी से निकाल कर आजाद कर देगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। 400 साल बाद अचानक एक दिन फिरऔन के पास एक नजूमी आया और उसने आकर फिरऔन को बताया कि बहुत जल्द इजिप्ट के जमीन पर एक बच्चा पैदा होगा जिसका ताल्लुक बनी इसराइल के खानदान से होगा, जो तुम फिरऔनों की इस 3000 साल के एम्पायर को खत्म कर देगा। ये सुनकर फिरऔन बिल्कुल हैरान रह गया और उसने फौरन हुक्म दिया कि बनी इसराइल में आज के बाद जो भी लड़का पैदा होगा उसको पैदा होते ही मार दिया जाए। जिसके बाद उसके सोल्जर्स हर घर में जाकर माओ से बच्चे छीन कर मारने लगे, लेकिन जिस बच्चे को वो असल में ढूंढ रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम, वो उनके हाथ न आ सका, उनको मार न सके, बल्कि उस बच्चे को फिरऔन अपने ही घर में पालने लगा। यहाँ से आगे जो हुआ वो हम सबको पता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पैगंबर बनने के बाद फिरऔन के सामने आकर एक ही डिमांड रखी कि मेरे खानदान बनी इसराइल को गुलामी से आजाद कर दिया जाए। और बहुत सारे मिरेकल्स के बाद आखिर फिरऔन ने उनकी बात मान ली, बनी इसराइल को आजाद कर दिया, इजिप्ट से निकलने की इजाजत दे दी। जिसके बाद बनी इसराइल के 6 लाख लोग एक ही रात में 400 साल के बाद इजिप्ट को छोड़कर फिलिस्तीन की तरफ रवाना हुए। लेकिन अचानक पता नहीं ये सब क्या हुआ कि उस वक्त फिरऔन रेमसेस ने बनी इसराइल को इजाजत देने के बाद भी अपना किया हुआ वादा तोड़ दिया और अपनी पूरी फौज को जंग के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। जिसके बाद रेमसेस अपनी फुल ताकत के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करने लगा। लेकिन जैसे ही वो बनी इसराइल को खत्म करने के लिए उनके बिल्कुल करीब पहुंचा, एग्जैक्ट उसी वक्त अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को बचा लिया और रेमसेस, फिरऔन और उसकी पूरी फौज को उस पानी में खर कर दिया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है कि मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र इजिप्ट की पूरी हिस्ट्री, टैबलेट्स, राइटिंग कहीं भी नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हमें सिर्फ बाइबल और कुरान में ही मिलती है। लेकिन एक चीज हिस्ट्री ओरिनस मनी किताबों में कॉमन है। लेकिन आज दुनिया का हर हिस्टोरियन इस बात को मानता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिरऔन रेमसेस को मरने के बाद इजिप्ट कभी भी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। मतलब मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक फिरऔन को नहीं बल्कि इजिप्ट के 3000 साल के हुकूमत को हमेशा के लिए खत्म करने की शुरुआत की थी। रेमसेस इजिप्ट का आखिरी बड़ा फिरऔन था जिसने अपने आप को और पूरी फौज को अपने गुरूर की वजह से खत्म कर दिया। जिसके बाद पूरी दुनिया को ये बात समझ आ गई कि फिरऔन कोई खुदा नहीं बल्कि एक आम इंसान है। जिसके बाद वहां से पहली दफा इजिप्ट सुपर पावर का टाइटल आहिस्ता आहिस्ता खोने लगा। यहाँ के हालात इतना खराब हुए कि आज तक इस दौर को डार्क एजेस के नाम से याद किया जाता है। जिसके कुछ ही अरसे बाद इजिप्ट के पास फिलिस्तीन में दुनिया की एक नई सुपर पावर सामने आई जिसके बादशाह का नाम था सुलेमान अलैहिस्सलाम। इसी तरह आने वाले वक्तों में इजिप्ट की ताकत कमजोर होती गई और इतनी कमजोर हो गई कि बहुत सारे एम्पायर्स ने यहाँ पर हमला करके फतह किया, जिसमें से एक बादशाह का नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट एम्पायर के बाद फाइनली एक नई सुपर पावर द ग्रेट रोमन एम्पायर आखिर इजिप्ट को फुल ताकत के साथ फतह किया और अगले 600 सालों तक रोमन एम्पायर ही इजिप्ट पर राज करती रही और कोई भी उसे इजिप्ट छीन न सका। लेकिन अब फाइनली 600 साल बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस पूरे होने का टाइम आ चुका था और मुसलमान उमर बिन खत्ताब के खलीफा में रोमन एम्पायर से इजिप्ट छीनने के लिए दरवाजे पर खड़े थे। ये थी कुछ इजिप्ट की दास्तान 500 साल पुरानी। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद।